हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने बताया था पहले आपको कि मैं हर चैप्टर में लगभग 25 क्वेश्चन बताऊंगा आपको, एमसीक्यूज टाइप का। और वो 25 क्वेश्चन आपका पूरा एक कंप्लीट पैकेज होगा उस एनसीईआरटी के चैप्टर्स का। और इवन जितने भी आप गाइड वगैरह सॉल्व करते हैं, किसी भी तरह का गाइड, मोटी गाइड, पतली गाइड, व्हाटएवर, उस गाइड में हो सकता है कि हजारों क्वेश्चंस हो, 500 क्वेश्चंस हो मे बी। लेकिन आपके लिए ये जो 25 क्वेश्चन है वो इक्विवेलेंट टू वो 500 या 1000 क्वेश्चन के बराबर है, अगर आप इसको पूरे अच्छी तरीके से हर ऑप्शंस को ठीक से डिस्कस करें तो। देखो, क्वालिटी में एज किसी तरह का क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती है। आप 20-25 क्वेश्चंस भी अगर ढंग से सॉल्व कर लें हर चैप्टर्स में, हर ऑप्शंस को अच्छे से डिस्कस करके, तो आपका पूरा एक कंप्लीट रिवीजन हो जाता है आपके चैप्टर्स का। और एक बार कॉन्सेप्ट अगर आपका डेवलप हो गया तो आप आसानी से किसी भी एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये हर चैप्टर में 25 क्वेश्चन मैंने इस तरह से फ्रेम किया आपके लिए कि इससे बियॉन्ड आपका एमसीक्यूज का कोई फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप 25 क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें, उसके हर ऑप्शंस को समझें, तो आपको एज ह्यूमन फिजियोलॉजी के जितने चैप्टर्स हैं वो 100% आपके टिप्स पे रहेगा। ठीक है, चलिए। तो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के एमसीक्यूज में हमने 3 वीडियोस पहले फॉर्म किए थे। ये फोर्थ वीडियो है जिसमें मैं 5 क्वेश्चन और डिस्कस कर रहा हूँ। 20 क्वेश्चन पहले कर चुका था मैं, अब मैं 21, 22, 23, 24, 25 कर रहा हूँ, है ना। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 21 है, देखिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है। 21 क्वेश्चन ये है कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी एडजस्टमेंट। जैसे कि आपके बुक्स में या इवन एनसीईआरटी के लास्ट पेजेस में कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन का एक पूरा पैराग्राफ समझाया गया है अबाउट द मैकेनिकल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल एंड न्यूरल कंट्रोल। और ये कंट्रोल पूरा 50 मिनट का एक वीडियो मैंने ऑलरेडी आपके YouTube पे डाला हुआ है, तो आप उसको वहां से डिटेल से देख सकते हैं। अब उसको क्वेश्चंस के फॉर्म में कैसे आप कन्वर्ट करेंगे वो देखिए अब यहाँ पर। तो क्वेश्चन ये है, देखो, कि इसको अरेंज करना है, इस इवेंट्स को, फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट फॉर द रेस्पिरेटरी एडजस्टमेंट। ऑप्शन क्या क्या देखिए। इंक्रीज्ड CSF PCO2। यहाँ जो CSF का मतलब है वो है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये जो पूरा 5 लिखा हुआ है ये सारा केमिकल कंट्रोल का पार्ट है, देखो। इसके बाद देखिए नंबर 2 पे इंक्रीज्ड एल्वियोलर PCO2। थर्ड लिखा हुआ देखो इंक्रीज्ड आर्टेरियल PCO2। फोर्थ लिखा है डिक्रीज CSF pH, मतलब CSF का pH डिक्रीज कर गया। ये ऐसे कर सकते हैं आप, डिक्रीज्ड pH ऑफ CSF। और फिफ्थ लिखा देखो हमने स्टिमुलेशन ऑफ मेडुलरी कीमो रिसेप्टर। तो बताइए क्या सीक्वेंस बनेगा इसका। तो आपने ये पढ़ा हुआ है, तो आपने मे बी आपने इस क्वेश्चन को सोच लिया होगा इसका आंसर। जिनको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है उनके लिए किसी भी तरह का एमसीक्यूज डिफिकल्ट नहीं होता। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका एनालिसिस, सब कुछ काम करेगा वहां पर। तो किसी भी लेवल का एमसीक्यूज आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बताइए अब यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे आप जानते हैं कि जब आपके ब्लड में CO2 का लेवल इंक्रीज करता है ना। तो ब्लड में CO2 के लेवल के इंक्रीज करने का कारण क्या हो सकता है। मतलब आप जिस एटमॉस्फेयर में ब्रीथ कर रहे हैं उस एटमॉस्फेयर में CO2 का कंसंट्रेशन क्या है बताओ, ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके एटमॉस्फेयर में CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, कहां बताओ, एटमॉस्फेयर में, तो अकॉर्डिंगली
आपके लंग्स में भी ज्यादा CO2 आएगा, और एल्वियोलर अगर PCO2 ज्यादा हुआ तो ऑब्वियसली बात है आपके ब्लड में भी PCO2 का लेवल क्या होगा, ज्यादा आएगा, मतलब ज्यादा CO2 उसमें अगर आएगा तो उसका लेवल बढ़ेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCO2। इसका मतलब ये है कि जब आपके ब्लड में CO2 का लेवल बढ़ता है तो आपकी कोशिश क्या है, एडजस्टमेंट क्या कहता है कि आप अपने ब्रीदिंग को फास्ट करें ताकि आप उस एक्सेस CO2 को अपने ब्लड से बाहर निकाल सकें। सिंपल। तो सीक्वेंस क्या बनेगा, आप जानते हैं कि सबसे पहले अगर आपका एल्वियोलर PCO2 अगर इंक्रीज कर रहा है तो अकॉर्डिंगली आपका आर्टेरियल PCO2 भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। सिंपल। ऐसा होने से क्या होगा बताओ, अब जब आपका आर्टेरियल PCO2 बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके CSF में, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में भी PCO2 बढ़ेगा। और आप जानते हैं कि आपका जो ब्रेन का जो सेंटर है वहां पर H+ का एक इन्फ्लुएंस होता है। वो कैसे होता है तो पता है आपको कि जब ये H2O प्लस CO2 कंबाइन करता है CSF में तो क्या बनता है, H2CO3, और ये टूटता है H+ में प्लस HCO3 माइनस में। और ये जो H+ रिलीज हुआ, इस H+ की वजह से आपका CSF का जो pH है वो ज्यादा एसिडिक होगा, मतलब वो डिक्रीज हो गया pH उसका। और जैसे ही आपका CSF का pH डिक्रीज करेगा, आपको पता है कि आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा में हमने पढ़ा होगा कि आपके मेडुला में, जैसे मान लो ये आपका पॉन्स वेरोली है और ऐसा स्ट्रक्चर होता है आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा का। तो मेडुला में आप जानते हैं डॉर्सल सेंटर होता है, एक वेंट्रल सेंटर होता है, बीच में ये, इसे कहते हैं, ये पॉन्स है और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है। यहाँ जानते हैं आप ये निमोटैक्सिक सेंटर होता है, ये एपिनिस्टिक सेंटर होता है, इसको डॉर्सल न्यूक्लियाई कहते हैं और इसको वेंट्रल न्यूक्लियाई कहा जाता है। और बीच में क्या बताओ, इसे कहते हैं सेंट्रल मेडुलरी कीमोरिसेप्टर कहा जाता है। तो जैसे ही आपके CSF का pH क्या होगा, डिक्रीज करेगा, मतलब उसका H+ घट गया है, सॉरी H+ बढ़ गया तो pH डाउन हो जाएगा उसका। और जैसे pH डिक्रीज करेगा क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ द सेंट्रल मेडुलरी कीमो रिसेप्टर। और जैसे वो रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, आपको पता है कि इसका जो सिनेप्स वगैरह है, ये सिनेप्स इस रिसेप्टर्स का अटैचमेंट देखो डॉर्सल सेंटर से भी है और वेंट्रल सेंटर से भी होता है। और ये दोनों मिलकर आपके ब्रीदिंग को क्या करेगा बताओ, एनहांस करेगा, आपका वेंटिलेशन ज्यादा हो जाएगा और आप अपने ब्लड से CO2 को बहुत रैपिडली क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो सीक्वेंस समझ में आ गया आपको। तो सबसे पहले क्या हुआ, सेकंड देखो, ये ऑप्शन बन जाएगा, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो इन ब्रीफ ये समझ में आ गया आपको कि जो हमारा सेंट्रल मेडुलरी कीमो रिसेप्टर है उसके एक्टिवेशन से हमारा वेंटिलेशन फास्ट होता है। और वो एक्टिवेट कब होता है, जब आपके ब्लड का PCO2 लेवल इंक्रीज करता है, आपके CSF में H+ का लेवल बढ़ेगा और उसका pH जब डाउन हो जाता है तो एडजस्टमेंट ये है कि आप अपने बॉडी से CO2 को बाहर निकालें, आप अपने CSF के एसिडिटी को कम करें, और ये तभी होगा जब CO2 को आप ब्लड से बाहर निकालेंगे। एंड दैट्स व्हाई द आंसर इज B। अब देखो, उसी से कुछ मिलता जुलता ये भी क्वेश्चन है कि आप ये भी जानते हैं कि जो केमिकल कंट्रोल है रेस्पिरेशन का, कि आपके कुछ पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स, मैंने बताया था आपको वीडियो लेक्चर में कि पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स वो है जैसे कैरोटिड बॉडी कहते हैं, एरोटिक बॉडी कहते हैं। कैरोटिड बॉडी आपके नेक के पास में होता है जहां से कैरोटिड आर्टरी का बाइफरकेशन है आपके ब्रेन की तरफ, और हार्ट से जो आयोटा आता है, मेन आयोटा जो आता है, वहां पे एरोटिक बॉडीज होते हैं। और ये दोनों एक तरह का पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर होता है जो कि कह सकते हैं जो CO2 के कंसंट्रेशन या CO2 के अमाउंट के ज्यादा होने से ये एक्टिवेट होता है। ऑल्दो ये कैरोटिड और आयोटिक बॉडीज मेनली कहते हैं ये ऑक्सीजन वगैरह के लेवल से इन्फ्लुएंस होता है, बट CO2 के बढ़ने से भी ये एक्टिवेट होगा। तो बताइए अब अगर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि a drug that stimulates carotid bodies would be
एक्सपेक्टेड टू कॉज, एक ऐसा ड्रग, एक ऐसी दवाई बॉडी में डाल दें जो आपके कैरोटिड बॉडीज को एक्टिवेट करे। कैरोटिड बॉडीज कहां पे होता है? कैरोटिड आर्टरी के पास, और ये आर्टरी नेक के पास है जो ब्लड सप्लाई करता है आपके ब्रेन को। समझ में आ रहा है? तो क्या होगा बताओ? अब जानते हैं कैरोटिड बॉडी के एक्टिवेशन से फाइनली क्या होना है? आपको अपने बॉडी से, अपने ब्लड से CO2 को कम करना है, और मतलब CO2 के ट्रांसपोर्ट को आप इनहांस करेंगे एक्चुअली। समझ में आ रहा है वो कैसे? अब बताओ तो उसमें क्या क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या लिखा है? अ डिक्रीज इन पीएच ऑफ आर्टेरियल ब्लड। बी क्या लिखा है? अ डिक्रीज इन PCO2 ऑफ आर्टेरियल ब्लड। सी लिखा हुआ है इंक्रीज इन बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन ऑफ आर्टेरियल ब्लड। और डी लिखा है एन इंक्रीज इन प्लाज्मा Cl-, मतलब प्लाज्मा का जो क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन है वो क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। तो बताइए इसमें क्या होगा आंसर इसका? आपने क्या एक्टिवेट किया है? कैरोटिड बॉडीज को। और कैरोटिड बॉडीज का एक्टिवेशन तब है जब कहते हैं जब आपके ब्लड में PCO2 का लेवल या CO2 का लेवल क्या हुआ है बताओ? वो इंक्रीज हो चुका है। तो फास्टर ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा आपको CO2 को कम करने के लिए। वेंटिलेशन आपका फास्ट हो जाता है एक्चुअली। तो क्या क्या होगा देखिए? A decrease in the pH of arterial blood. आर्टेरियल ब्लड का pH डिक्रीज कर गया है, मतलब आर्टेरियल ब्लड ज्यादा क्या हो गया बताओ? एसिडिक हो गया है। लेकिन आप जानते हैं कि CO2 के ट्रांसपोर्ट ज्यादा होने से, जब CO2 को आपने ज्यादा ट्रांसपोर्ट कर दिया तो आपका ब्लड का एसिडिक नेचर क्या होगा? कम होगा। तो एसिडिक नेचर कम होगा तो pH तो बढ़ेगा ना। तो ये तो हो नहीं सकता। बी देखिए, a decrease in PCO2 of arterial blood. yes, कैरोटिड बॉडीज एक्टिवेट हुआ है तो आपका वेंटिलेशन फास्ट हुआ है, आप ज्यादा तेज ब्रीथ कर रहे हैं, आपका ब्रीदिंग ज्यादा फास्ट हो रहा है, तो O2 ज्यादा ले रहे हैं और CO2 को आप ज्यादा एग्जिट भी कर रहे हैं, तो आपके आर्टेरियल ब्लड का CO2 क्या होगा? डिक्रीज करेगा, तो PCO2 घटेगा। यस, द आंसर इज बी। अब यहां देखिए, इंक्रीज इन बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन ऑफ आर्टेरियल ब्लड। आप ये बताइए, जब आप आर्टेरियल ब्लड में, आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट तो जब होना है वो वेनस ब्लड के थ्रू होना है CO2 का, तो आर्टेरियल ब्लड में बाइकार्बोनेट क्यों बढ़ेगा? अगर बाइकार्बोनेट बढ़ेगा भी तो वो वेनस ब्लड में बढ़ेगा, नॉट इन द आर्टेरियल ब्लड, क्योंकि आपको ज्यादा फास्टर CO2 का ट्रांसपोर्ट करना है। क्लियर? तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और आप जानते हैं कि CO2 के ट्रांसपोर्ट के समय जो क्लोराइड आयन का अमाउंट है वो आपके प्लाज्मा से RBC में ट्रांसफर होता है। बाइकार्बोनेट जो होता है वो RBC से प्लाज्मा में आता है, तो आपके प्लाज्मा का जो Cl कंसंट्रेशन है वो तो घटेगा ना, वो बढ़ नहीं सकता। और इसी को मैंने कहा था क्लोराइड शिफ्ट भी कहते हैं एक्चुअली, कि आर्टेरियल ब्लड और वेनस ब्लड को जब कंपेयर करते हो आप, तो आर्टेरियल ब्लड के प्लाज्मा में Cl- का लेवल ज्यादा होता है और वेनस ब्लड के प्लाज्मा में Cl- का लेवल क्या होता है? कम होता है, क्योंकि बहुत सारे क्लोराइड आयंस प्लाज्मा से ट्रांसपोर्ट कहां हो गया? आपके RBC में। और इसी को आप क्लोराइड शिफ्ट भी कहते हैं कि आर्टरी के रेस्पेक्ट में वेनस ब्लड का जो क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन है वो क्या हो गया है? डिक्रीज कर गया है, एंड दिस इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट का मतलब ये नहीं होता कि बाइकार्बोनेट आ रहा है, Cl जा रहा है, इट इज नॉट कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट। और अक्सर आपके बुक्स में इस तरह के कॉन्सेप्ट बता दिए जाते हैं कि बाइकार्बोनेट बाहर आ रहा है, Cl अंदर जा रहा है, तो उसे क्लोराइड शिफ्ट किया जाता है। इट्स रॉन्ग इंफॉर्मेशन। क्लोराइड आयन का जो कंसंट्रेशन है वो घट जाता है वेनस ब्लड में इन रिस्पेक्ट टू आर्टेरियल ब्लड, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आंसर क्या हो गया बताओ? बी। ठीक है, तो ये सब थोड़े से एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चंस हैं। थोड़ा सा आपको सीक्वेंस रेंज देखना पड़ेगा, आपको पूरा वो कॉन्सेप्ट आपके ब्रेन में होना चाहिए कि कैरोटिड बॉडी, एरोटिक बॉडी, जिसको कहते हैं क्या? पेरिफेरल केमोरिसेप्टर कहते हैं, और जो मेडुला में होता है उसको सेंट्रल मेडुलरी कीमो रिसेप्टर कहा जाता है, जो डायरेक्टली आपके वेंट्रल न्यूरॉन और डोर्सल न्यूरॉन्स के कांटेक्ट में होता है, जिसको किसी न्यूरॉन्स की जरूरत भी नहीं होती, नर्व्स की जरूरत नहीं होती जिनको। बट आप जानते हैं एरोटिक बॉडीज है, कैरोटिड बॉडीज है, ये न्यूरॉन्स के थ्रू
नर्व के थ्रू, नॉट द न्यूरॉन्स, नर्व के थ्रू ये आपके ब्रेन के पार्ट से क्या बताओ कनेक्टेड होता है ये, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं आपको दो क्वेश्चन और इसमें। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए अब यहां पर। ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से रेस्पिरेटरी कंट्रोल का जो पूरा नर्वस न्यूरल मैकेनिज्म है वो आपको समझ में आ जाएगा यहां से। क्वेश्चन क्या देखो, द मेन रेस्पिरेटरी कंट्रोल न्यूरॉन्स, क्वेश्चन ये देखो, द मेन रेस्पिरेटरी कंट्रोल न्यूरॉन्स, ऑप्शन क्या दिया हमने देखो, आर लोकेटेड इन पोन्स, बी लिखा हुआ देखो सेंड आउट रेगुलर बर्स्ट्स ऑफ इंपल्सेस टू एक्सपायरेटरी मसल्स ड्यूरिंग क्वाइट रेस्पिरेशन और क्वाइट ब्रीदिंग, are unaffected by the impulses of cerebral cortex, send out regular bursts of impulses to inspiratory muscles during quiet respiration और quiet breathing। ठीक है, चार ऑप्शंस हैं। अब पूछ रहा हूं कि ये जो मेन रेस्पिरेटरी कंट्रोल न्यूरॉन्स है ये क्या करता है और ये कहां पे होता है, आपको पता है ये चीज? जैसे अगर आप देखें तो आपको पता है कि आपके ब्रेन में ऐसे देखिए, हाइंड ब्रेन में पता है आपको कि अगर ये आपका पोन्स वेरोली का स्ट्रक्चर है और ये हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा का स्ट्रक्चर है ना, तो पोन्स वेरोली में आपको पता है कि यहाँ पर एक नीमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं, ये एक किनेस्टिक सेंटर होता है ना? और एक आप जानते हैं कि ऐसे ये डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई कहते हैं डीजीएन, और एक यहां लिखते हैं रीजियन जिसे कहते हैं वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई कहते हैं, है ना। और ये भी पता है आपको कि इन दोनों के बीच में ये जिसको हम कहते हैं सेंट्रल मेडुलरी कीमो रिसेप्टर कहते हैं, जो साइनेप्स करता है इसके साथ भी और इसके साथ भी, है ना। तो ये जो सेंटर है ये तो आपका नीमोटैक्सिक सेंटर है और ये आपका एक पिनेस्टिक सेंटर कहते हैं। तो दो सेंटर आपके पोन्स में है और दो आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है। और जैसा कि जानते हैं आप, ये जो रीजियन होता है इसको कहा जाता है मेन रेस्पिरेटरी, और इसको मेन इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स भी कहते हैं, इंस्पायरेटरी न्यूरॉन्स भी कहा जाता है, है ना। और आप ये भी जानते हैं कि ये जो रीजियन है डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई, ये एक बेसिक रिदम सेंटर कहते हैं, आपके बुक में भी लिखा जाता है टर्म बेसिक रिदम सेंटर। बेसिक रिदम का मतलब क्या है कि हमारा जो डायफ्राम है और हमारा जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है, ये हमारा क्वाइट जो आप क्वाइट ब्रीदिंग कहते हैं उसमें ये मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इसी बेसिक रिदम सेंटर से इंपल्स आते हैं, है ना। और आपको पता है कि जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन आएगा, कॉन्ट्रैक्शन केवल आता है 2 सेकंड के लिए, और 2 सेकंड तक हम क्या करेंगे बताओ, इनहेलेशन करते हैं। ये क्वाइट ब्रीदिंग की बात मैं कर रहा हूं कि 2 सेकंड तक आपके डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई से एक इंपल्स डिस्चार्ज होता है, देखो बर्स्ट कहते हैं इसको, और इसका जो रैम्प सिग्नल है वो धीरे धीरे बढ़ता है। तो 2 सेकंड तक आप कॉन्टिन्यूअसली इनहेल कर रहे हो, और इनहेलेशन का जो सीक्वेंस है वो ऊपर ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है। बताओ, एक तरह से केवल इनहेल नहीं कर रहे, इनहेलेशन का भी वो जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा 2 सेकंड तक। तो 2 सेकंड तक आपने क्या किया, इनहेलेशन, और अगले 3 सेकंड तक जब इस मसल्स में क्या होगा, जब ये रिलैक्स करता है और ये अगले 3 सेकंड तक होता है, तो हम क्या करेंगे बताओ, एक्सहेलेशन करते हैं। तो क्या हमें एक्सपायरेटरी एक्टिविटी के लिए किसी तरह के ब्रेन के न्यूरॉन्स के इंपल्स की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो तो अपने आप रिलैक्स करेगा ना। तो एक्साइटरी जो
जो आपके न्यूरॉन्स थे वो तो अब उसकी जरूरत ही नहीं है। तो इनहेलेशन के लिए हमें ब्रेन से इंपल्स की जरूरत है, एक्सहेलेशन के लिए किसी तरह का न्यूरल इंपल्स की जरूरत नहीं होती। और 3 सेकंड के बाद ये पूरा जो टाइम देखिए, ये वन कंप्लीट वेंटिलेशन ब्रीथ हो गया ना, 3+2, और ये 5 सेकंड का टाइम हो गया। देखो तभी कहते हैं रेट हमारा 12 पर मिनट आ जाता है। तो एक्सपायरेटरी एक्टिविटी के लिए किसी भी तरह का न्यूरल इंपल्स आपको नहीं चाहिए, हमें केवल इंपल्स चाहिए कहां से बताओ, इनहेलेशन के लिए। और वो भी कहां से बताओ, मेन सेंटर हमारा डॉर्सल न्यूक्लियाई होता है, जिसको आप कहते हैं रेस्पिरेटरी न्यूरॉन्स कहा जाता है जिसको। तो क्वाइट ब्रीदिंग में और किसी की जरूरत है भी नहीं। हाँ ये जरूर कहते हैं कि नीमोटैक्सिक सेंटर जो होता है पीसी, ये आपके रेट को देखो कितना, अगर आप देखें नॉर्मल टाइम तो 5 सेकंड का है ना, तो 0.5 सेकंड से 5 सेकंड तक भी ये रेट वैरी कर सकता है आपका। देखिए मतलब इनहेलेशन आपका 0.5 सेकंड, मतलब पूरा का पूरा वन ब्रीथ 0.5 सेकंड से 5 सेकंड तक का हो सकता है। और आपका जो अगर आपका टाइम कम हो गया एक ब्रीदिंग का, एक कंप्लीट वेंटिलेशन की बात करें अगर, तो वन कंप्लीट ब्रीथ का अगर टाइम कम कर दिया आपने, तो रेट आपका कई गुना बढ़ जाएगा। तो 30 to 40 टाइम्स तक आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। कहां से? आपके नीमोटैक्सिक सेंटर से। और वो कैसे बढ़ेगा? सिंपल सा लॉजिक है, बढ़ेगा कैसे ये? तो आपको अपने एक कंप्लीट ब्रीथ का टाइम कम करना पड़ेगा। जो 5 सेकंड का देख रहे हैं, अगर वो 0.5 सेकंड का हो जाए तो सोचिए आप कितना ज्यादा आप अपनी ब्रीदिंग को बढ़ा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नीमोटैक्सिक सेंटर ये काफी स्ट्रॉन्ग सिग्नल जनरेट करता है। सिग्नल्स स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, वीक भी होता है। जैसे एनसीईआरटी में केवल कहा गया कि रेट को बढ़ाता है, रेट को कम भी कर सकता है ये। तो अगर आपकी नीमोटैक्सिक सेंटर से स्ट्रॉन्ग सिग्नल जनरेट होते हैं, तो रेट ऑफ जो आपका ब्रीदिंग का जो रेट होता है वो 30 to 40 टाइम्स तक इंक्रीज कर सकता है। तो रेट कंट्रोल कहां से होता बताओ? आपके नीमोटैक्सिक सेंटर से, बाय चेंजिंग द कंप्लीट ड्यूरेशन ऑफ वन ब्रेथ। क्लियर? और आप जानते हैं कि एपेनिस्टिक सेंटर ये डेप्थ को बढ़ाता है कि आप कितने समय तक आपका इनहेलेशन कितना लंबा हो सकता है, आप कितने समय तक आप एटमॉस्फेरिक एयर को अपने लंग्स में ला सकते हैं। तो डेप्थ की बात करते हैं। तो डेप्थ इज कंट्रोल्ड बाय एपेनिस्टिक सेंटर। इसका बहुत नोन मैकेनिज्म नहीं है। और आप जानते हैं कि जो वेंट्रल न्यूक्लियाई होता है, ये न्यूक्लियाई वगैरह आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स से भी अफेक्टेड है। फोर्सफुल जब आप ब्रेथ करते हैं, आप जानबूझकर अगर आप ब्रेथ कर रहे हैं, तो उसमें ब्रेन का सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है, सेरेब्रम का जो पार्ट है, वो उसको कंट्रोल कर रहा है और उसके कनेक्शंस भी आपके ब्रेन वाले पार्ट से होते हैं और ये अकॉर्डिंगली आपके ब्रीदिंग को फास्ट करता है। तो वेंट्रल न्यूक्लियाई मेनली ये फोर्स्ड इनहेलेशन वगैरह में इन्वॉल्व होता है। नॉर्मली इसका कोई रोल नहीं है। तो क्या लिखा हुआ है देखो, सेंड आउट रेगुलर बर्स्ट ऑफ इंपल्सेस टू एक्सपायरेटरी मसल्स। तो ये जो मसल्स आप देख रहे हैं, एक्सपायरेटरी मसल्स कुछ होता है क्या? इंस्पायरेटरी मसल्स होते हैं। एक्सपायरेटरी मसल्स तो फोर्स वाले, अगर कहें कि आपके बॉडी का एक्सपायरेटरी मसल्स का नाम बताओ, तो वो तो आपका हो गया, क्या बताओ? इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल एंड एब्डोमिनल मसल। वो एक्सपायरेटरी मसल है, क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है कब? जब आप फोर्सफुली एयर को एक्सेल करते हैं। ऐसे क्वाइट ब्रीदिंग में हम किसी एक्सपायरेटरी मसल्स की बात नहीं कर रहे। क्वाइट रेस्पिरेशन में इंस्पायरेटरी मसल्स होते हैं, वो है डायफ्राम और आपका एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। और उसके कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपको अपने ब्रेन से इंपल्स की जरूरत है। उसको रिलैक्स करने के लिए किसी तरह के इंपल्स की जरूरत नहीं है ना? तो ये पॉइंट गलत है, ये पॉइंट भी गलत है, क्योंकि ये आपके मेडुला में होता है, ये पॉन्स में नहीं होता है ना। सी देखिए, आर अनअफेक्टेड बाय द इंपल्सेस ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये गलत है। इट इज अफेक्टेड। ये अफेक्टेड होता है जब आप फोर्सफुल या फिर कॉन्शियस ब्रीदिंग की बात करते हैं। आप जानबूझ के ब्रेथ कर रहे हैं अगर, तो इसमें इन्वॉल्व होता है ना। और देखो, सेंड आउट रेगुलर बर्स्ट ऑफ इंपल्स टू इंस्पायरेटरी मसल्स ड्यूरिंग क्वाइट रेस्पिरेशन। अभी मैंने बताया देखो ये पूरी एक्टिविटी, एंड दैट्स व्हाई आंसर इज डी। इंपल्स चाहिए आपको इनहेलेशन के लिए, ना कि एक्सहेलेशन के लिए। और तभी कहते हैं इनहेलेशन एक
क्वाइट ब्रीदिंग में इनहेलेशन एक एक्टिव मैकेनिज्म है, जबकि एक्सहेलेशन और एक्सपायरेशन एक पैसिव प्रोसेस होता है। ठीक है, समझ में आ गया मेरे ख्याल से। तो ये पूरा एक आपका न्यूरल कंट्रोल है किसका बताओ, आपके रेस्पिरेशन का। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 24। ये भी एक तरह का आपका एक कंडीशन बताया गया है कि अगर आपके आर्टेरियल साइड ऑफ कैपिलरी ब्लड में कैपिलरी बेड जिसे कहते हैं एक्चुअली, और वेनस साइड ऑफ कैपिलरी बेड, कहने का मतलब ये है कि ये जो, जैसे मान लो ये हमारा कोई ऑर्गन है ऐसे, है ना, और इस ऑर्गन में ये ब्लड के कांटेक्ट में ऐसे मान लो ये ऐसे, तो कैपिलरी, सपोज कीजिए ये कैपिलरी है जो ब्लड लेके ऐसे आ रहा है और ये एक्सचेंज करता है, यहाँ पे देखो ऐसे, मतलब ऑक्सीजन आ रहा है यहाँ पे, CO2 मतलब न्यूट्रिएंट्स आ रहा है, और फाइनली ये ऑक्सीजन यहाँ पे आया और जो CO2 है वो इधर की तरफ जा रहा है इसमें। तो ये क्या हो गया बताओ, ये इसका हो गया आर्टेरियल एंड, तो इधर क्या हो गया इसका, तो इसको वेनस साइड ऑफ कैपिलरी बेड कह देते हैं। तो जब वो ब्लड आएगा तो वो क्या हो गया, तो उसका नाम क्या होगा, आर्टेरियल साइड ऑफ कैपिलरी बेड, और जब वो वहां से एग्जिट कर रहा है तो वो क्या हो गया, वो वेनस साइड ऑफ कैपिलरी बेड हो गया, है ना। अब उसमें बताया गया आपको कि ऑक्सीजन का और CO2 का प्रेशर देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ 40 है, यहाँ 104 है, किसके लिए, CO2 के लिए, सॉरी, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ 40 है, और जब वो एग्जिट कर रहा है वेनस साइड से तो 104 है। CO2 का देखो 45 है, और जब एग्जिट कर रहा है तो कितना होता है, वो 40 है। क्वेश्चन यहां पर यह है कि किस तरह के ऑर्गन में ये कैपिलरी बेड मिल सकते हैं आपको, इस तरह का कैपिलरी बेड आपके बॉडी के कौन से ऑर्गन में प्रेजेंट हो सकता है। और ये आपके ऑप्शंस हैं, एल्वियोलाई, कार्डियक मसल, एड्रिनल ग्लैंड एंड किडनी। क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। दिमाग में हमें हमेशा ये रहता है आपके कि जो आर्टरी का जो पार्ट है उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होता है और वेनस के पार्ट में ऑक्सीजन कम होता है ना। तो लेकिन आपको पता है कि अगर आप देखें ऐसे कि आपका लंग्स जो होता है, ये आपके लंग्स की बात करेंगे, और ये हमारा मान लो हार्ट है ऐसे, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। और आपको पता है कि लंग्स का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपके लेफ्ट एट्रिया में आता है विद द हेल्प ऑफ द पल्मोनरी वेन्स कहते हैं। वैसे भी जानते हैं आप, अगर मान लो ये हमारा एल्वियोलाई है और ये ब्लड का मान लो कैपिलरी है ऐसे, ये आर्टेरियल एंड है इसका और ये इसका वेनस एंड है ऐसे, क्योंकि ये अब जाएगा टुवर्ड्स हार्ट। तो आपको पता है कि यहाँ जो PO2 होता है जब वो आपके टिश्यूज की तरफ से आता है ये, तो यहाँ जो PO2 का पार्ट होता है ये कितना होता है, यहाँ 40 होता है। और आप जानते हैं कि वेनस ब्लड में ये जो पार्ट है, एक्चुअली एल्वियोलाई के अंदर आप जानते हो कि ये 104 होता है PO2 का प्रेशर। तो इसको अगर मैं कहूं कि वेनस साइड में 104 ना करके मैं इसको अगर यहाँ पे सपोज करो 100 ही कर रहा हूँ, थोड़ा सा उससे कम ही होता है ये। तो अब ऐसी बात है कि यहाँ जो PO2 का, आप जानते हो कि यहाँ जो PO2 का पार्ट होगा ये लगभग 95 से 100 mmHg के बीच में आ जाता है ये। और आप जानते हैं यहाँ जो PCO2 होता है ये 45 होता है, यहाँ पे CO2 इसमें जाता है, ऑक्सीजन ऐसे आता है इसमें, और यहाँ पे आने के बाद ये जो PCO2 का वैल्यू है ये पहुंच जाता है 40 पे। तो ऑब्वियस बात है ये केवल आपके लंग्स में ही हो सकता है, एल्वियोलाई में ही हो सकता है। दूसरे जितने भी ऑर्गन्स है, चाहे वो आपका कार्डियक मसल हो, एड्रिनल ग्लैंड हो या किडनी हो, इसका जो आर्टेरियल
साइड का जो कैपिलरी होगा उसमें ऑक्सीजन का पार्ट क्या होगा, ज्यादा होगा, और जब वो कैपिलरी बेड निकलेगा वेनस फॉर्म में, तो उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होगा उसमें, वो कम होगा। और अगर CO2 की बात करें तो आर्टेरियल एंड में अगर एक्स अमाउंट ऑफ CO2 है कैपिलरी बेड में, तो एक्स प्लस समथिंग कुछ होगा जब वो वेनस फॉर्म में आएगा वो। तो नॉर्मल ऑर्गन्स में ये हमेशा इससे ज्यादा होगा। तो ये पॉसिबिलिटी कहाँ है, ये पॉसिबिलिटी केवल आपके एल्वियोलाई वाले पार्ट में। क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है इसमें। एंड आंसर इज ए। एक्चुअली कुछ क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम कर दिए जाते हैं जैसे लगता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, पता नहीं क्या पूछा जा रहा है इसमें, बट एक्चुअल में वो क्वेश्चन बड़ा आसान सा होता है। और अगर आप देखें यहाँ पर मैंने कहा कि लंग्स का जो ब्लड सप्लाई है वो आपके लेफ्ट एट्रियम में हो रहा है, जिसको कहते हैं पल्मोनरी वेन ही तो कहते हैं इसमें, जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट काफी ज्यादा होता है। क्योंकि हार्ट की तरफ आ रहा है ये, तो इसको अपने वेन्स कह दिया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 24। अभी बहुत क्वेश्चन बचा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। वो देखिए क्या है। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 25 है, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, 25th क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, which of the following cannot be expected by chronic cigarette smoking? देखो जैसे अगर आप एनसीईआरटी की बात करें तो जैसे कि टर्म आप यूज करते हैं एम्फाइसीमा वगैरह होता है, इसमें आपका ओवरऑल जो एयर होल्डिंग कैपेसिटी आपके लंग्स का होता है, या जो आपका एक बार में जो टाइडल वॉल्यूम आप मतलब कलेक्ट कर सकते हैं आपके लंग्स में, वो अमाउंट काफी कम हो जाता है। क्योंकि आपके नंबर ऑफ जो एल्विलाई हैं, कई सारे एल्विलाई के बीच का जो सेप्टा होता है वो डिजनरेट कर जाते हैं, और ओवरऑल जो आपका एक फंक्शनल सरफेस एरिया एल्विलाई का वो कम हो जाता है, जिसको एम्फाइसीमा कहते हैं, है ना। और भी कई सारे, अब एम्फाइसीमा हुआ तो टोटल जो ऑक्सीजन का इंटेक है वो तो आपका, या जो टोटल एयर कैपेसिटी है आपके लंग्स का, वो तो कम होता जा रहा है आपका। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि क्रोनिक सिगरेट स्मोकिंग, मतलब जो काफी ज्यादा क्रोनिक स्मोकर्स हैं, जो चेन स्मोकर्स हैं, जो लंबे समय तक स्मोक कर रहे हैं, तो सिगरेट स्मोकिंग से क्या नहीं हो सकता है। तो देखिए मायोकार्डियल इसीमिया क्या लगता है, तो ये वर्ड आप जानते हैं, इसीमिया इज समथिंग कॉल्ड, जब आपके कह सकते हैं कि ब्लड सप्लाई वगैरह जब आपके हार्ट के मसल्स में कम हो रहा हो, है ना, तो इसीमिया वर्ड वहां यूज करते हैं। एक होता है इंफाक्शन जिसमें कहते हैं टिश्यूज डेथ कर जाते हैं, इसीमिया इज समथिंग कॉल्ड जहां पर अभी टिश्यू डेड नहीं हुआ बट ऑक्सीजन का सप्लाई उसे प्रॉपर नहीं मिल रहा। तो ऑब्वियसली बात, जब आपके लंग्स में प्रॉपर आप एयर को, आपका टाइडल वॉल्यूम ही पूरा कम हो गया है, टोटल सरफेस एरिया आपका कम हो गया है आपके लंग्स का, तो ऑब्वियसली बात है मायोकार्डियल इसीमिया तो होगा ही होगा। हार्ट के अंदर जो मसल्स हैं उसमें ऑक्सीजन सप्लाई कम होगा, तो हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं उसमें। फिर एटीलैक्टेसिस, जैसे मैंने आपको पहले के वीडियोस में बताया था कि जो आपका टाइप 2 सेल्स होता है लंग्स में, एल्विलाई में, जो सर्फेक्टेंट रिलीज करता है, और सर्फेक्टेंट का काम है कि एल्विलाई के कोलेप्सिंग को, जो छोटे साइज के एल्विलाई होते हैं उसके कोलेप्सिंग को ये रोकता है। और अगर टाइप 2 सेल्स डिजनरेट करेगा तो डिजनरेशन ऑफ टाइप 2 सेल्स ड्यू टू द सिगरेट स्मोकिंग, ये एक एटीलैक्टेसिस का एक पार्ट है जो पैचेस के फॉर्म में डेवलप हो जाते हैं आपके लंग्स में। तो ऑब्वियसली बात है सिगरेट स्मोकिंग से टाइप 2 सेल्स डिजनरेट करने लगते हैं, तो इससे एटीलैक्टेसिस होगा और इससे भी आपका ब्रीदिंग प्रॉब्लम बढ़ जाता है। लंग्स का जो इलास्टिक नेचर है, टिश्यूज ऑफ लंग्स, ऑब्वियसली बात है ये भी आपका अफेक्टेड होता है, फाइब्रस एक्टिविटी ज्यादा हो जाता है आपके लंग्स में। और अगर मैं कहूं कि जैसे एक टर्म आपने शायद पढ़ा हो, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस कहते हैं, टोटल एक टर्म यूज करते हैं फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस, और ये जो डेड स्पेस होता है इट इज सम ऑफ द एनाटॉमिकल डेड स्पेस प्लस एल्वियोलर डेड स्पेस। याद रखिएगा, एक टर्म यूज करते हैं फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस कहते हैं इसको। आपको क्या लगता है कि हमारे लंग्स में जितने भी एल्वियोलाई हैं, क्या सारे एल्वियोलाई गैसियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट कर रहा है? ऐसा नहीं है। अगर आप एक, मैंने कहा था फिजियोलॉजिकल सेंट, एक आपको मैंने एक टर्म यूज किया था बहुत पहले के वीडियोस में, तो हर एल्वियोलाई का कैपिलरी से कांटेक्ट नहीं है, और ये याद रखिएगा।
कि सिगरेट स्मोकिंग से धीरे धीरे जो आपका एल्वियोलर डेड स्पेस है उसका अमाउंट बढ़ता जाता है। एनाटॉमिकल डेड स्पेस तो जानते हैं, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक का पाथवे है जो 150 ml होता है और सब में होता है। बट एनाटॉमिकल डेड स्पेस चेंज नहीं होता, चेंज क्या होता है आपका एल्वियोलर डेड स्पेस। और क्रोनिक स्मोकिंग के साथ साथ ये जो एल्वियोलर डेड स्पेस है ये बढ़ता जाएगा, और ये बढ़ेगा तो ये फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस है ये भी क्या होगा आपका बढ़ता जाएगा। तो आपका जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है और इंक्रीज करेगा, क्योंकि आपका फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस जो है, मतलब वो एयर जो एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वो अमाउंट बढ़ता जा रहा है आपका। तो सिगरेट स्मोकिंग से एल्वियोलर डेड स्पेस बढ़ता है, ना कि एनाटॉमिकल डेड स्पेस। एंड इन दैट रिगार्ड द आंसर इज क्या नहीं होगा, तो ये इंक्रीज नहीं करता, ये तो कांस्टेंट रहता है। इंक्रीज क्या करता है बताओ, उसे कहते हैं एल्वियोलर डेड स्पेस कहा जाता है। एंड दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यू सीरीज। मैंने बताया था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में 3 वीडियोस मैंने पहले बनाए थे, ये 4th वीडियो है, और ये 4 वीडियोस में मैंने टोटल 25 क्वेश्चन टोटल डिस्कस किए हैं। और अगर इस 25 क्वेश्चन को आप अच्छे से बिल्कुल इसके कॉन्सेप्ट को समझकर अगर आप इसको देख लें या समझ लें, बहुत जो भी इसका हर मतलब ऑप्शन है, तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी गाइड के किसी भी लेवल के क्वेश्चंस को, चाहे वो ओलंपियाड का हो, चाहे वो किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, आप उसको बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में जो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन है उसके क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा। और डाइजेशन एब्जॉर्प्शन पहले हो चुका है, रेस्पिरेशन कर दिया, अब जो तीसरा चैप्टर होगा वो हमारा होगा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। सो जस्ट वेट फॉर दैट MCQ series of 3rd chapter. Thank you.